Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the BBC version. This is the second lecture of chapter 2 from class 6 history. So let's continue without making any delay. So we already studied about that point that stone tools were important. People tried to find places where good quality stone was easily available. यहाँ तक हमने देखा था कि जब स्टोन टूल्स उनको लगा कि इम्पोर्टेंट होने लगा तो उन्होंने क्या किया, गुड क्वालिटी स्टोन्स को फाउंड करने के लिए वो मूव करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं दूसरे पेज में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये सब चीजें जो वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो यहाँ से नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स, ये साइट्स हैं। साइट्स किसको बोलते हैं? वो चीजें जहाँ पे रिमेन्स ऑफ थिंग्स मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ थिंग्स मतलब कि जो पहले के समय में, जो पास्ट में चीजें यूज हुई हैं, उनके जो रिमेन्स मतलब अवशेष बच गए। रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, नोट कर लीजिए यहाँ पे। रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, अवशेष, रिमेन्स। ठीक है। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometime even underwater. अब ये साक्ष्य कहीं भी मिल सकते हैं, या तो जमीन के ऊपर मिल सकते हैं या कभी जमीन में धंसे हुए मिल सकते हैं, गड़े हुए। बरीड मतलब कि दफन होता है। बरीड का मतलब होता है दफन, दफनाना। जानते हैं आप लोग इस वर्ड से, वेल वर्स्ड है। दफनाना या दफन, ठीक है। बरीड मतलब कि दफन हुए थे, दब गए थे। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। आगे के अध्यायों में हम लोग देखेंगे और सब इसके बारे में। और देखिए अब यहाँ पे आते हैं, अगला पॉइंट हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। कहाँ से मिला हमें आग का, आग के बारे में हम कैसे जानते हैं? देखिए यहाँ पे जो दिया है, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मतलब जो हम लोग को यहाँ पे सेकंड पेज पे मैप दिया गया था, यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 3 साइट्स दिए थे ना, जो कि जहाँ पे लोगों के रहने का, उनके शेल्टर का हमें एविडेंस मिला था। तो उसमें ये देखिए एक कुरनूल कैव्स भी है जो कृष्णा नदी के पास था। याद आ रहा है? अभी मैंने पिछले चैप्टर में, अपने पिछले लेक्चर में बताया था कुरनूल कैव्स। तो वहां पे देखिए क्या मिलता है। वहां पे मिला है कि ट्रेस ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। मतलब कि जो राख के अंश है, राख, एश मतलब क्या होता है? राख। जो कोई भी चीज जल जाने के बाद बचता है अपने लास्ट फॉर्म में, वो। तो दिस सजेस्ट दैट पीपुल वर फैमिलियर विथ द यूज ऑफ फायर। मतलब लोग जानते थे कि आग का प्रयोग करना कैसे चाहिए। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों के लिए यूज हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्म है एक कुड, ये कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन, कैन का मतलब क्या होता है? सकना। और कुड मतलब कि होगा, मतलब हुआ होगा ऐसा। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स मतलब कि आग जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज हुआ होगा। ठीक है, जैसे क्या क्या चीजें हैं? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। स्केयर अवे एनिमल्स मतलब क्या होता है? कि डरा के दूर भगाना, डरा के दूर भगाना। ठीक है, ये तो हमें किसके बारे में पता चल गया? आग के बारे में। इसके एविडेंस कहाँ से मिले हमें? कुरनूल से। और कुरनूल कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे भी नेम और डेट्स दिए गए हैं कि कैसे हिस्ट्री को टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, कैसे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको भी। थोड़ा बड़ा नोट्स है तो समझना जरूरी है। नेम्स एंड डेट्स। देखिए आर्कोलॉजिस्ट जो है ये कौन होते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन गिवन लेंदी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। मतलब एक अजीब सा नाम दिया उन्होंने उस समय के बारे में जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। किस टाइम के बारे में स्टडी कर रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में। तो उनको देखिए उन्होंने क्या नाम दिया है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक दिए हैं। दिस कैम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। किससे? ग्रीक वर्ड से। इसमें पहला है पैलियो और दूसरा लिथोस। यहाँ पे पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है,
The name points to the importance of finds of stone tools. अब ये जो नाम है वो क्या पॉइंट करता है, यहाँ पे नाम में ही दिया हुआ है कि पुराने पत्थर, ओल्ड स्टोन। तो यहाँ पे जो नेम है वो पॉइंट करता है कि उस समय पे पत्थरों का कितना ज्यादा महत्व था। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। मतलब 20 लाख साल से लेके और 12,000 साल पहले तक सिर्फ एक टाइम पीरियड था। कौन सा? पैलियोलिथिक। और ये पैलियोलिथिक कितने वर्ड से बना है? दो। और वो कौन से लैंग्वेज के वर्ड हैं? ग्रीक। और वो दो वर्ड कौन है? पैलियो एंड लीथोस। सॉरी, इट्स लीथोस। लिथोस। ओके, पैलियोलिथोस। अब यहाँ पे आगे देखिए, कब से कब तक हुआ था? 2 मिलियन से लेके और 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 12,000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे देखिए, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। मतलब ये तो था पूरा एक ओवरऑल टाइम पीरियड जो चेंज किया गया था, जो 20 लाख से लेके 12,000 साल तक है। अब इस 20 लाख से 12,000 साल के पीरियड को तीन भागों में डिवाइड किया गया, मतलब पैलियोलिथिक को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब ये जो है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का कितना परसेंट कवर करता है? 99%। कौन सा पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड। कब से कब तक टाइम था? 1200 से, सॉरी, 20 लाख से 1200 ईयर्स अगो तक। ठीक है, पहले तक। अब ये पूरे चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए आगे देखिए, द पीरियड when we find environmental changes being about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब वो टाइम छोड़ दीजिए, 20 लाख से 12,000 साल पहले तक का टाइम छोड़ दीजिए। अभी आते हैं हम लोग 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। इसके बीच में दिया गया है कि जो पर्यावरण में परिवर्तन हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेस टुक प्लेस about which time period? So it's 12,000 years to 10,000 years ago. Okay, that is called Mesolithic. What it is called? Mesolithic. Stone tools found during this period are generally teeny and are called microliths। मतलब इस समय में जो पत्थरों के औजार मिले हैं वो कैसे मिले हैं? टीनी। टीनी मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या लघु, मतलब छोटे। ठीक है, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। इट्स मीन द स्टोन टूल्स स्मॉल स्टोन टूल्स known as microliths. What it's known as? Microliths. Okay, small stone tools that is found in which time period? It's Mesolithic. Mesolithic, and the time period is, let's see, the time period is 12,000 to 10,000 years ago। ठीक है, ये किसका टाइम पीरियड है? मेसोलिथिक का। अब चलिए आगे देखते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का ये कितना परसेंट कवर करता है? मोस्टली 8 to 10%। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। Microliths were probably stuck on the handle of bone or wood to make tools such as saw and sickles, and at the same time older varieties of tool continue to be in use। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो माइक्रोलिथ्स हैं उनको जनरली कैसे यूज किया जाता था? उनको स्टक किया जाता था। क्या किया जाता था? स्टक किया जाता था, मतलब सपोर्ट लिया जाता था। कैसे? on the handle of bones or wood to make tools such as saw and sickles।
जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, हसिया, आरी, ये काटने के लिए जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं टूल्स के लिए, तो वही है। ठीक है, ये हो गया सौ। सौ यहाँ पे सौ मतलब हो गया आरी, और सिकल मतलब क्या हो गया, हसिया, काटने वाला, जो धान वान काटने के लिए खेतों में यूज किया जाता है अभी भी रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, उसको बोलते हैं सिकल। और जनरली जो लकड़ी काटने के लिए यूज होता है वो उसको बोलते हैं सौ मतलब आरी। तो ये कब मिले थे इसके प्रमाण, मेसोलिथिक टाइम में। ठीक है, क्योंकि वहां के टूल्स उस टाइम के कैसे होते थे, माइक्रोलीथ्स कहा जाता था। और माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, छोटा। क्या होता है, छोटा। The next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic। देखिए जो अगला स्टेज है वो कब से है, 10,000 years ago से, उसको क्या बोला जाता है, Neolithic। So what do you think in term Neolithic means? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. So very often we use present day name for places where people lived in the past because we do not know what they called them। देखिए अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हमने यहाँ पे जो 10,000 years ago से लेके और अभी तक का मतलब सबसे लास्ट जो जहां तक मिला है उसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। ठीक है, और नियोलिथिक का मतलब क्या हो गया, नवपाषाण। जो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक द टर्म ऑफ नियोलिथिक मीन्स। तो नियोलिथिक का मतलब यही होता है, जैसे पैलियोलिथिक का मतलब हुआ क्या, पुराना पत्थर, मेसोलिथिक मतलब मध्यकालीन पत्थर, और नियोलिथिक मतलब कि नया पत्थर, मतलब नवपाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण मतलब पुराना, मध्य पाषाण मतलब मिडिल, और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण। अब देखिए यहाँ पे दिया है, कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और बाकी के अगले चैप्टर में दिए जाएंगे। और हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम। ठीक है, उन लोगों को, वो लोग क्या कहते थे उन जगहों को, इसलिए हमें नहीं पता है। तो अभी हम लोग वर्तमान के अनुसार उस जगह का नाम को, जहाँ हम लोग रहते हैं, जानते हैं। अगर वहां पे कुछ एक्सकवेट होता है, आर्कोलॉजिस्ट को कुछ मिलता है, स्टडी करते हैं, तो उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने देखा कि चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्या देखा, चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमने अभी ऊपर देखा था पीछे कि पर्यावरण में परिवर्तन शुरू हुआ था कब से, 12,000 years ago से 10,000 years ago तक। तो देखिए यहाँ पे वही दिया है कि अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate in the world with a shift to relatively warm condition in many areas that led to the development of grassland. This is turn led to an increase to the number of deer, antelopes, goat, sheep and cattle, animals that survive on grass। ठीक है, अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया कि लगभग 12,000 साल पहले एक मुख्य परिवर्तन हुआ, मेजर मतलब मुख्य परिवर्तन हुआ पूरी दुनिया के क्लाइमेट में, मतलब ऋतुओं में, उनके वातावरण में, विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। इससे क्या हुआ, एक वार्म कंडीशन आया। वार्म मतलब कि गर्म माहौल, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हुए। क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हुए। और जिसके चलते क्या हुआ, जो जानवरों की प्रजाति, ऐसी जानवरों की प्रजाति जो घास पर निर्भर है, उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, एंटीलोप भी हिरण की ही एक प्रजाति है। गोट, शीप, कैटल्स, कैटल भी तो जनरली आप जानते ही है, मवेशी, जो गाय, भैंस, बकरी, ये सब कैटल्स में आते हैं। तो इन सब की संख्या भी बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि ये लोग भी डिपेंडेंट थे किस पे, घास पे। सो those who hunted these animals not followed them, learning about their food habits and their breeding seasons। ठीक है, जो इनके फूड सीजन के बारे में, या कैसे मतलब ये खाना खाते थे, या उनकी प्रजनन कब होती थी, ये सब चीजें जो नहीं जानते थे, तब तक उनका पीछा नहीं कर पाते थे। एंड इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स दमसेल्व्स। इसलिए वो क्या करने लगे, दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग, कि पशुपालन कैसे किया जा सके, रियरिंग दिस एनिमल्स दमसेल्व्स मतलब कि कैसे उनको, पशुओं को पाला जाए, अपने पास रखा जाए।
फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। और यहाँ से क्या हुआ, जो मछली पकड़ना हुआ, मछली मारना जो बोलते हैं हम लोग फिशिंग, वो भी क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं, तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वो लोग जानवरों का पीछा करते करते और जाते थे। अब जब उन लोग को ये पता नहीं था कि किस टाइप के जानवर क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, मतलब वो कब प्रजनन करते हैं, तो जब तक नहीं पता था तब तक वो मिलते थे जहां तक, वहां तक उनको खाते थे, उसके बाद उनका पीछा करना छोड़ देते थे। लेकिन जब पता चल गया कि कब कहाँ से क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उसके बाद वो लोग सोचने लगे कि इनके पीछे भागने से अच्छा है कि हम लोग इनको पालना शुरू कर दिया जाए। अपनी जरूरतों के अनुसार उन्होंने उसे डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, एनिमल रेयरिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हॉर्डिंग। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हॉर्डिंग। बिगिनिंग मतलब क्या होता है, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है, शुरुआत, बिगिनिंग। किस चीज का, फार्मिंग एंड हॉर्डिंग। हॉर्डिंग का मतलब भी हम पहले बता चुके हैं आपको। हॉर्डिंग का मतलब होता है पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन, हॉर्डिंग। अब देखिए, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent। अब उससे क्या हुआ, जब क्लाइमेट चेंजेस हुए, मौसम में थोड़ी सी गर्मी आई, जब ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे, तो उस समय उन्हीं में कुछ ऐसे ग्रेन्स जिनको हम अभी खाते हैं, जैसे वो क्या क्या है, वो सारी चीजें हैं, व्हीट, बार्ली एंड राइस। ठीक है, इनके जब आप प्लांट्स देखेंगे तो वो लगभग ग्रासेस जैसे होते हैं। ये पता लगेगा उनकी हाइट्स थोड़ी सी अलग होती है, तभी तो वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। When women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। मतलब उन्होंने सीखा, जब उनको पता चला कि ये हम लोग यूज कर सकते हैं भोजन के रूप में, अनाज के रूप में, तो उन्होंने देखा कि वो कहाँ बड़े हो रहे हैं, मतलब कैसे ग्रो कर रहे हैं, और वो पकते कब हैं। ठीक है, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जिससे क्या हुआ, दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन एंड इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। ऐसे लोग क्या हुए, खेती करना सीख गए। क्योंकि देखिए, जब अनाज खाएंगे और जब पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के क्लाइमेट में बड़े हो रहे हैं, कैसे उनको सीजन चाहिए, या वो कब पकते हैं, जब ये सारी चीजें हो गए, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको सोन करना शुरू किया, लगाना शुरू किया, तो फिर वो क्या हो गया, प्लांट्स बढ़ने लगे धीरे धीरे खुद से। तो ऐसे उन्होंने क्या सीखा, खेती करना सीखा। कौन, एंशिएंट पीपल ने। कब से ये शुरू हुआ, हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो मेसोलिथिक एज है 12,000 टू 10,000, तो उस समय से हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी एक लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसके बाद ये वाला लेक्चर खत्म कर लेंगे। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब इससे क्या हुआ, देखिए जानवरों को भी आकर्षित करना सीखे। जब अनाज आ गया तो वो क्या करते थे, अपने घरों के बाहर कुछ अनाज रख देते थे, ताकि वो जो खाने वाले जानवर है वो उनके घर के पास आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आगे, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड was the wild ancestor of the dog। जो सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया था वो कौन सा था, वाइल्ड एंसेस्टर्स, मतलब कि जंगली प्रजाति थी, किसकी, कुत्तों की, डॉग्स की। इसीलिए कहा जाता है द फर्स्ट एनिमल दैट इज डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली मेंस वर डॉग्स। लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, वो इनकरेज होने लगे, किस चीज के लिए, ऐसे जानवरों के लिए कि जो रिलेटिवली जेंटल, जेंटल मतलब समझदार हो, जो घर के आसपास में घूमते रहते हो, तो उनको खाना देकर आराम से उसको पालतू बनाया जा सकता है। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हॉर्ड्स। ये सारे जानवर क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। शिप मतलब भेड़, गोट, कैटल, कैटल का मतलब बहुत बार आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सारे वर्ड्स के मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आगे से अगर ये आएगा वर्ड तो उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी। कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी। क्या होता है, कैटल मतलब मवेशी। और मवेशी में वो सारे जानवर आएंगे जो ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग मतलब घास खाते हैं, ठीक है, और दूध देते हैं या मीट देते हैं, उनको बोलते हैं कैटल्स। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं,
ये सब किस में रहते हैं? ये सब ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस इज हाउ दे बिकेम हॉर्डर्स। वो धीरे धीरे क्या करने लगे? वैसे जानवरों की सुरक्षा करने लगे और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगे, और ऐसे वो धीरे धीरे क्या हो गए? हॉर्डर्स बन गए। हॉर्डर्स मतलब पशुपालक, ठीक है। क्या बन गए? पशुपालक। तो कैसे शुरुआत हुआ कृषि का, कैसे वो पशुपालक बने, तो अभी समझ में आ रहा है ना कि हंटर गैदरर से कैसे वो ग्रोइंग फूड की तरफ डेवलप हुए। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी। याद रखिएगा कि जो एंशियंट पीरियड है उसको 3 टाइम में डिवाइड किया गया है, 3 टाइम में। और वो 3 टाइप्स कौन से हैं? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है? ये है 20 lakhs to 12,000, ठीक है। मेसोलिथिक क्या है? 12,000 to 10,000। और नियोलिथिक क्या है? 10,000 to 10 to above, ठीक है, 10 to above। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो पैलियोलिथिक है उसको किस में डिवाइड किया गया है? उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो सारी चीजें देख चुके हम लोग, रिवाइज हो चुका। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आगे की क्लास में हम लोग आगे ये सब पढ़ेंगे, द न्यू वे ऑफ लाइफ, कैसे लोगों का जीवन बदला, रेयरिंग एनिमल्स, कैसे वो लोग पशुओं को पालतू बनाना सीख गए और अच्छे से, एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हॉर्डर्स, सबसे पहले कौन थे जिन्होंने फार्मिंग और हॉर्डिंग करने स्टार्ट की। और बहुत सारे पॉइंट है, टुवर्ड्स द सेटल लाइफ, ये सारी चीजें मतलब एक स्थिर जीवन की ओर, क्योंकि अभी तक तो वो घूमते रहते थे अपने भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, फल फूल की तलाश में, जानवरों को पीछा करते हुए। लेकिन कभी तो सेटल लाइफ उन्होंने जीना शुरू किया होगा, तभी तो हम आज सेटल लाइफ में हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।